अस्सलाम वालेकुम। 2050 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, और आज हम 2023 में बैठ के ये बात कर रहे हैं। और ये सवाल आज हमने रखना है उस्मा नोमान के सामने। और उस्मा नोमान को आप जानते ही हैं कि मारूफ टेलीविज़न एंकर हैं और तवील अरसे से टेलीविज़न में काम कर रही हैं। उस्मा, आपको क्या लगता है कि 2050 कैसा होगा पाकिस्तान के लिए? हबीब साहब, आपका ये क्वेश्चन जितना दिलचस्प है उतना ही थॉट प्रोवोकिंग भी है, क्योंकि हम जब मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ख़याल जो साथ साथ चलता है वो ये कि ये मुस्तकबिल हमारे बच्चों ने देखना है। तो हम अपने बच्चों के तनाजुर में इस मुस्तकबिल को देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि बड़ा खुश आइंद हो। हाँ, हम इसको बिल्ड करने में भी अपना किरदार अदा करें। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जो मुआशरा छोड़ के जाएं, जो माहौल छोड़ के जाएं, वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर से बेहतर चीज़ मिले। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि 2050 का पाकिस्तान ऐसा हो जैसा आजकल हम देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा हो, बहुत खुशहाल हो, बहुत खूबसूरत हो, माहौल के लिहाज से भी। जैसी सोसाइटी इस वक्त हम पोलराइजेशन देख रहे हैं, ऐसी ना हो, अच्छी सोसाइटी हो हमारे बच्चों के लिए, और एक मुआशी लिहाज से भी खुशहाल हो और सोसाइटी के लिहाज से भी बहुत ये तो हो गया ख्वाब और ख्याल और ख्वाहिश। रियलिटी में तुम्हें कैसा लग रहा है? हबीब साहब, रियलिटी की जहाँ तक बात है, एक बात बड़ी अच्छी है। हम इस वक्त जो हमारी नौजवान जनरेशन है, लाइक जो आप हमारे से एक जनरेशन पीछे की भी बात कर लें या हमारी जनरेशन की भी बात कर लें, तो एक खुशाइंद बात यह है कि चेंज जो एक सोसाइटी में आना चाहिए वो आ चुका है। ज़हनी तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अब एक चेंज चाहती है हर फील्ड में। मतलब आप अगर सियासत की बात करते हैं तो वो सियासत में भी चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब उन्हें नए लीडर्स मिलें। इमरान खान की मकबूलियत, हाँ, तुम समझते हो कि इसका एक फिनोमेना इस वजह से बना? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा। आप ये देखें, हमारी नौजवान जो नस्ल है वो अब पुराने चेहरों को नहीं चाहती कि वो इस मुल्क को आगे लेकर चलें। वो चाहते हैं नए लोग आएँ। अच्छा, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है हबीब साहब, हम पहले यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट यूनियंस होती थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। हमारे बहुत सारे सियासतदान उन्हीं स्टूडेंट यूनियन से ही निकल के आगे आए हैं और अब कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ना तालीमी इदारों में इस चीज़ को अब ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट यूनियंस पे जो पाबंदियाँ हैं उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि और हालात जिस तरफ जा रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि अल्टीमेटली हट जाएंगी? मुझे लगता है इसलिए लगता है कि जो अब हमारी नौजवान नस्ल है वो बड़ी पैशनेट है और बड़ी मैच्योर सोच रखने वाली है। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत अच्छे लीडर्स वहाँ से मिल सकते हैं। बहुत अच्छी सियासी क़यादत 2050 के पाकिस्तान के लिए हमें वहाँ से मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आज के सियासतदान हैं या उनकी औलादें हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, फिर मरीम नवाज साहिबा हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, और शहबाज शरीफ साहब उनके वालिद। तुम्हें लगता है उस्मा के 2050 में ये लोग रेलेवेंट होंगे या इन्हीं के ख़ानदान के अगले बच्चे हुकूमत कर रहे होंगे? ख्वाहिश तो है कि ना हो। अच्छा, लेकिन क्या लगता है? अच्छा, हो सकता है। जैसे हमने इमरान खान का फिनोमेना देखा कि एक रवायती सियासत में एक नया आदमी उभर आया, तो लगता है कि ये लोग अपने वालिदैन की विरासत आगे बढ़ा पाएंगे पॉलिटिकली, या कोई नए लोग होंगे? अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है हबीब साहब। विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ना आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, कोई गट्स भी होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उस लेगेसी को लेकर आगे चल सकें जिस तरह से भुट्टो की लेगेसी को बेनज़ीर लेकर चली, और शायद वो चल सकें। लेकिन मरीम नवाज साहिबा के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें लगता है उस्मा के इस वक्त जो पाकिस्तान मौशी हालात से गुजर रहा है, जिस मुसीबतों से गुजर रहा है, इसमें हम फोकस्ड हो गए हैं मुआशी हालात को दुरुस्त करने पे? यानी माजी में मैंने भी बतौर जर्नलिस्ट भी और एक आम आदमी के तौर भी कभी रियासत का और हुकूमत का इतना फोकस नहीं देखा मईशत पे जितना आजकल नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल तुम्हारा भी जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस यही होगा। तो क्या लगता है, हम कुछ अच्छी मईशत अपनी बना लेंगे जिस तरह हम इस पे तवज्जो दिए हुए हैं? अच्छा हबीब साहब, इस पे बात करने से पहले मैं एक बात जो करना चाहूँगी वो ये कि
हाँ, अब मुआशी जो मामलात है ना वो एक आम आदमी भी समझने लग गया है, ये बड़ी खुशाइंद हाँ, बात उससे है। पहले ये नहीं था। हाँ, उससे पहले लोगों में इतना शऊर नहीं था मुआशी मामलात को लेके। बात थोड़ी सी रुक गई थी, उसकी वजह ये थी कि आज फिर रिकॉर्डिंग के दौरान हमारी बैटरी खराब हो गई। लेकिन एनीवेज, अच्छा तुम बता रही थी उस्मा के आज आम आदमी भी मईशत के बारे में बड़ा कंसर्न है और उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। और उससे जब ग्रास रूट लेवल तक मामला आ जाता है ना तो फिर कोशिशें वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो जब कोशिशें ग्रास रूट लेवल से शुरू होती हैं तो फिर वो ऊपर तक जाती हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रियासत और हुकूमत जो फोकस रख रही है ना वो इसलिए भी है क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा है कि अब एक आम आदमी को भी पता है कि हमारे मुआशी हालात क्या हैं और उसे ठीक करने की कितनी ज़रूरत है। तो जब अवाम में ये शऊर है तो फिर इसका इदराक चूँकि साहिबाने इक़्तिदार को भी हो चुका है तो फिर वो मजबूर हैं इस चीज़ को करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तान कहीं ग्रो कर पाएगा उतना जितना आज इंडिया और हमारे दरमियान बड़ा फ़र्क है? बहुत फ़र्क। मतलब इंडिया में जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और हम अभी सोच रहे हैं कि हम 2 बिलियन तक जाएंगे, $2 बिलियन तक जाएंगे पर एनम। अच्छा तुम्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी में भी हम इसी तरह कुछ बेहतर कर पाएंगे या दूसरों की चीज़ें देख देख के ही बस दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते रहे? अच्छा मुझे लगता है हबीब साहब कि शायद हम कुछ कर लेंगे, इसलिए कि अगर हम अपने इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में देखें, मुख्तलिफ न्यूज़ में अपने पैकेजेस भी चलाते हैं कि हमारी लड़कियां भी हमारे लड़के भी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, मतलब वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एटलीस्ट कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आईटी से रिलेटेड है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो एक उनकी इन्वेंशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इस फील्ड में। दूसरी बात यह है कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में 4थे नंबर पर है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि वो आईटी और इस सेक्टर को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि इस तरह उनका एक्सपोजर भी बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी लेवल पे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारा ताल्लुक भी एक छोटे शहर से और मेरा ताल्लुक भी एक छोटे शहर से। छोटे शहरों के रहने वाले एक ख़ास तर्ज फ़िक्र में बड़े होते हैं, वो ख़ास ख़यालात के साथ बड़े होते हैं। अच्छा शायद मैं वो आखिरी नस्ल, मेरी नस्ल को कहा जाता है कि जिसने लोगों को छतों पे सोते हुए देखा, गलियों में सोते हुए देखा, बल्कि खुद सोए भी इनफैक्ट। और अब आइंदा ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और फिर ये भी देखा कि टेलीफोन हम करने और सुनने के लिए हमारे गांव में एक टेलीफोन था और वहाँ जाते थे और आज हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। ख़त लिखा करते थे, ख़त ख़त्म हो गए। ईद कार्ड्स लिखा करते थे, वो सब ख़त्म हो गए। लेकिन उसमें आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बड़े शहरों और छोटे शहरों में फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं रहा। तो क्या आइंदा आने वाले वक्त में ये जो डेवलपमेंट है जो हमने यहाँ देखी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, छोटे शहर और बड़े शहर बराबर हो चुके होंगे? लगता तो ऐसे ही है हबीब साहब, लेकिन कम से कम ख्याल के एतबार से कम से कम ख्याल के एतबार से जरूर बढ़, लेकिन एक डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा बहुत मुझे लगता रहेगा। जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं, हम जैसे आपने कहा हम दोनों छोटे शहर से हैं, तो एक सोच का फर्क एक छोटे शहर और एक बड़े शहर के जो लोगों में आज तक भी महसूस होता है। अच्छा वो एक कॉन्फिडेंस लेवल का भी जो फर्क होता है वो भी महसूस होता है। मेरे ख्याल से शायद वो रहे। बड़े शहरों में रहने वाले ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा आउटगोइंग है, हम ज्यादा इनवर्ड है और ये जरा ध्यान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लिहाज और मुरब्बत और ये चीजें हैं। और वो मुझे लगता है शायद कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन हबीब साहब एक इसमें फैक्टर में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा चेंज हो। सोशल मीडिया जो है ना उसने बहुत चेंज किया है छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की सोच को भी। तो शायद सोशल मीडिया की वजह से वो डिफरेंस किसी हद तक कम हो जाएगा। तुम्हें लगता है उर्दू, जैसे हम बचपन में उर्दू पढ़ते थे, बल्कि हमारा ज़रिए तालीम भी उर्दू और अंग्रेज़ी मिक्स था, और अब जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बच्चे जो बिलखुसूस स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं। तुम्हें लगता है उस्मा के आइंदा 2050 तक हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है ये रहेगी या हम बिल्कुल अंग्रेज़ी की तरफ चले जाएंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रहेगी. अच्छा, इसलिए कि यानी अगर आज ये कोई वीडियो 2050 में देख रहा हो तो उसके लिए समझना मुश्किल होगा थोड़ा सा. उसको शायद गूगल ट्रांसलेटर से मदद लेनी पड़े, क्योंकि तो इसका मतलब है नीचे सबटाइटल्स चलने चाहिए. मुझे लगता है जो हमारी जनरेशन है ना, शायद हम वो आखिरी जनरेशन है जो एक अच्छी, मतलब ये कह सकते हैं कि सलीस उर्दू जो बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. मैं अगर अपने से कुछ जूनियर लोगों की बात करूं तो वो रोमन उर्दू लिख और पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट्स में लिखते हैं. जी. तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है मेरे लिए. और मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मामा उर्दू सब्जेक्ट क्यों है. अच्छा. तो मैं उस चीज़ से भी बड़ी परेशान होती हूँ कि इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों के लिए उर्दू पढ़ना, उर्दू समझना, उर्दू लिखना कितना मुश्किल है. आज के बच्चों के लिए मुश्किल है. आज के बच्चों के लिए तो वो जो जनरेशन हमारी, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जब वो उनके लिए उर्दू पढ़ना समझना इतना मुश्किल है, तो आपको क्या लगता है 2050 तक वो उर्दू बोलेंगे, समझेंगे, लिखेंगे? So you don't see उर्दू as a अगर surviving हम 2050 तक जिंदा होंगे तो मेरे ख्याल से हम ही वो लास्ट जनरेशन होंगे अच्छा. जो उर्दू बोल या समझ रहे हैं. अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में जो फैशन है, अब कम से कम मैं देख रहा हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा फैशन बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड होता चला जा रहा है. यानी जो वेस्टर्न फैशन है एक्चुअली मोर और लेस हमारा भी वही फैशन हो चुका है. तो तुम्हें लगता है उस्मा के आइंदा आने वाले वक्त में हम पूरी दुनिया एक जैसे कपड़े पहन रही होगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा. इसलिए कि अगर आपको याद हो बचपन में भी नहीं बल्कि आप थोड़ा कोई 10 साल पीछे चले जाएं तो हमारे टेलीविज़न पे जो एड्स चलते थे उसमें कोई भी ऐसे कपड़े मॉडल्स ने नहीं पहने हुए होते थे कि खवातीन मॉडल जिस पे कोई थोड़ा सा भी एतराज़ किया जा सके. लेकिन आज अगर आप 2023 में ही देख लें तो हमारी बहुत सारी मॉडल्स ने आम जो एड्स चल रहे होते हैं उसमें ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए होते हैं जिन पे मतलब अगर हमारे पेरेंट्स बैठे हों तो वो बहुत एतराज़ात कर सकते हैं. स्लीवलेस इज अ रेगुलर थिंग. के अलावा स्लीवलेस तो बहुत ही नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, मतलब बल्कि स्लीवलेस से भी बहुत आगे हमारे लिए बहुत सारे न्यू नॉर्मल हो चुकी हैं चीज़ें. मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हमारे ड्रेसिंग को लेकर एक मजहबी जो ख्यालात थे ना वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. यानी हम मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए ड्रेसिंग नहीं कर रहे हम. और 2050 में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका. तो मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि मैं 91 या 2 में शायद पहली बार लाहौर आया तो मैंने लाहौर में एक लड़की को जीन्स पहने हुए देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं सोच रहा था कि ये और लड़की जो है इसको कोई समझाने वाला नहीं है. और आज सूरत हाल ये है कि हम इर्द गिर्द तमाम लड़कियों को, बच्चियों को हम जीन्स पहने हुए देखते हैं. इट्स वो तुम्हारे वाली बात कि इट्स न्यू नॉर्मल. तो आइंदा आते हुए तुम्हें लगता है कि हम ज्यादा लिबरल भी होंगे और वेस्टर्नाइज्ड भी हो जाएंगे. और मजहब का उसमें कोई अमल दखल नहीं हो. मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे मजहब में ये पहनना सही है या नहीं है. वो उसमें हम कल्चरल वैल्यूज पे जरूर शायद थोड़ा सा ध्यान दें या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली, लेकिन मजहबी मामलात का उनसे वो जरा लगता है कि कम हो जाएगा. अच्छा, ये बताओ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अब एक बात बड़ी चल रही है कि चैट जीपीटी और उसमें आप लिखें हर तरह का सवाल वो आपको जवाब दे देता है. रोबोटिक्स आ रहे हैं. तो पाकिस्तानी जो हैं, हम बतौर पाकिस्तानी इनसे कैसे डील कर रहे होंगे? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं तुम्हारा मेरा काम जर्नलिस्टों का ख़त्म तो नहीं कर देगी? हबीब साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले से ही बात कर रहे हैं कि हम एक नाअहल और नालायक कौम है. तो ये तो हमारी मेरी सोची समझी रहा है. ये तो हमारी नालायकी में मज़ीद इजाफा करेंगे. मतलब जो चीज़ अगर हम अभी अपना थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम इन पर इन्हिसार करने लगेंगे तो हम वो जो थोड़ा बहुत कोई 0.2% दिमाग इस्तेमाल पहले कर रहे हैं तो हम वो भी नहीं करेंगे. अच्छा, ये हम सिर्फ अपनी एफर्ट लिखने तक की हद तक करेंगे, उसके अलावा हमारी कोई एफर्ट नहीं होगी. तो मेरे ख्याल से ये हमारी नालायकी में इजाफा ही करेंगे. अच्छा, ये बताओ कि अब तुम गाड़ी पे आती हो, अपने घर से यहाँ तक गाड़ी चला के आती हो, जो 2050 में तुम गाड़ी चला रही होगी, तुम चला रही होगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही होगी, सिर्फ तुम बैठी होगी, या कोई उड़न तश्तरी नुमा चीज़ होगी, सॉसर, फ्लाइंग सॉसर, उस पर बैठोगी और ऑफिस पहुंच जाओगी, या ऑफिस भी होगा या नहीं होगा?
ہم گھر میں بیٹھ کے آفس کا کام کریں گے, کیا کریں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آفس یہ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں تیزی سے چیزوں کو, وسائل کو ضائع کیا جا رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنی سہولیات ہوں گی کہ ہم بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھیں. میرے خیال سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ گھروں میں رہ کے ہی اپنا کام کریں, کیونکہ اس سے وسائل کم استعمال ہوں گے نا. ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بچے گا, الیکٹریسٹی کا خرچہ بچے گا, بڑے آفیسز کے جو ایک رینٹ اور رینوویشن اور ان چیزوں کا خرچہ بچے گا. دنیا میں ہو بھی رہا ہے, بعض جگہ مطلب امریکہ میں یہ بتا رہے ہیں. پاکستان میں بھی ہم اس چیز کو سوچیں کہ اب ہم اگر ایک کام گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اتنا خرچہ کیوں کریں. تو گاڑی تمہارے خیال میں کیسی ہوگی؟ مجھے ایسا خود چلا رہی ہوگی یا کوئی گاڑی آٹومیٹکلی ڈرائیور چلا رہا ہوگا؟ نہیں, آٹومیٹکلی چل رہی ہوگی, کیونکہ اب تو یہ ہے نا ڈرائیور لیس کارز کا کانسیپٹ ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا کوئی, میری بیٹیوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اڑنے والی گاڑیاں آ جائیں گی. میں نے ان سے پوچھی تھی یہ بات کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے, تو وہ کہتی ہیں ہاں پاکستان. اور میری بڑی بیٹی کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو شاید یہاں پہ رہ بھی نہیں رہے ہوں گے نا, ہم مریخ پہ جا چکے ہوں گے, ہم کسی اور سیارے کے مخلوق ہوں گے. ہاں ہو سکتا ہے کہ آنے والی جنریشن یہ ویڈیو مریخ پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہو اور دیکھ رہی ہو کہ پرانے لوگ اس طرح مطلب بات کرتے تھے, ویڈیو پہ بات کرتے تھے. لیکن یہ بتاؤ, نئی نسل کی تم نے بڑی بات کی, تمہاری بیٹی جیسے تم بتا رہی ہو کہ وہ سوچتی ہے کہ ہم گاڑیاں شاید فلائنگ کارز ہوں گی, شاید ہم مارس پہ رہ رہے ہوں گے. تو نئی نسل جب وہ کام کر رہی ہوگی, وہ معاملات کو دیکھ رہی ہوگی اس طرح جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں اور ہم میں کوئی فرق ہے ہیومنلی؟ کیا ہم چیزوں کو ڈفرینٹلی دیکھتے تھے یا آج کی نسل ڈفرینٹلی دیکھتی ہے؟ فرق تو بہت ہے حبیب صاحب. اگر میں یہ بات کروں کہ ہم تھوڑے ان کی نسبت تھوڑے ڈل ہیں. اچھا, وہ بہت جدید انداز سے سوچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, موبائل فون نہیں تھا. یہ وہ نسل ہے جس نے پیدا ہوتے ہی 6 7 ماہ کے بچے موبائل پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کے نسبت. لیکن ایک چیز جس کی مجھے یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ بہت ساری چیزوں میں ہم سے آگے ہوں, لیکن جو ایک فکری انداز ہے یا ایک سوچ کا انداز ہے, فلسفیکل انداز ہے, جس طرح وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں بہت آپ یہ کہہ لیں کہ بس ریپڈلی ہو رہی ہوں گی, اس میں کہیں یہ عمل دخل نہیں ہوگا کہ کسی چیز پہ سوچ اور فکر کی جا رہی ہو, وہ چیز نہیں ہوگی. اس کا کوئی اخلاقی پہلو سوچا جا رہا ہو, اس کا کوئی سماجی پہلو سوچا جا رہا ہو. نہیں, سماجی سوچا جا رہا ہوگا کہ معاشرے کے حوالے سے, ماحولیات کے حوالے سے بچے بہت کنسرنڈ ہیں آج کل کے. مطلب میرے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ٹیپ کھلی ہے تو وہ کہتے ہیں ماما آپ لوگ پانی کیوں ضائع کریں, ہمارے لیے آپ لوگ مستقبل میں پانی نہیں ہوگا, آپ لوگوں نے ہمارے لیے پانی ختم کیا ہے, آپ لوگ یہ درخت کاٹتے ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے لیے آئندہ کا ماحول آپ گندا کر کے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے. یہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں. تو یہ اس معاملے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے. لیکن بہت ساری ایسی اخلاقی, جس طرح ہم بہت ساری چیزوں کے اخلاقی پہلو سوچتے ہیں, شاید وہ نہیں سوچ رہے ہوں گے, وہ بہت ریشنل ہو کے سوچیں گے. تو ظاہر ہے جو ریشنل اپروچ ہے وہ تو بہت ساری چیزوں کی دشمن ہے, بہت ساری عقیدتوں کی دشمن ہے, بہت سارے خیالات کی دشمن ہے. اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بتاؤ کہ عظمیٰ تم ایز اے ہول تم سمجھتی ہو کہ پاکستان اس وقت جن مشکلات سے گزر رہا ہے 2050 تک یہ سب قصہ ماضی ہوں گے, یا ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا ترقی کے. ایک یہ ہے کہ جیسے اب موبائل فون آ گیا تو اس میں ہماری حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے, دنیا میں آ گیا تو ہمارے پاس بھی آ گیا, دنیا میں بجلی آئی تو ہمارے پاس بھی آ گئی. اچھا, دنیا میں چیزیں آئی تو کمپیوٹر آیا تو ہم نے بھی کمپیوٹر باہر سے خرید لیا. کیا ہم از خود اپنے آپ کو لیڈ کر رہے ہوں گے, یا یعنی اپنی مرضی سے معاملات کو طے کر کے آگے بڑھائیں گے, ترقی کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کریں گے ترقی. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی جنریشن ہے نا, وہ شاید اس وقت کی جنریشن سے مراد تمہاری وہ جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں, یا ہم لوگوں کی بھی جنریشن ہے موسٹلی, کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی تو 70 سال کے ہیں. ہم لوگ اصل میں منظر عام پر نہیں ہوں گے,
मंजर आम पर होंगे नौजवान नस्ल। नौजवान नस्ल जो है वो अब हर फील्ड में चेंज भी चाहती है और तरक्की भी चाहती है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो अपना कंपैरिजन करते हैं बाकी दुनिया के साथ, और वो ये सोचते हैं कि दुनिया अगर ये कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे, दुनिया के पास अगर ये फैसिलिटीज़ हैं तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो एक कंपटीशन जो पैदा हो रहा है, शायद उसकी वजह से उस कंपटीशन में हमारी नौजवान नस्ल आगे आए और वो कुछ करने का सोचे, इंशाल्लाह करेंगे भी, मुझे ये उम्मीद है, तो उससे यकीनन पाकिस्तान तरक्की कि तुम्हें लगता है हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन जैसे आजकल होते हैं इस वक्त होंगे 2050 में, या कोई टेक्नोलॉजी की नई शक्ल आएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई या तो आंखों में ही कुछ होगा जिस तरह से हम देखते हैं कि आप दीवार पे देख रहे हैं और अपनी सारी मामलात, मुझे नहीं लगता मोबाइल फ़ोन तो नहीं होंगे। मेरी बेटी को तो ऐसा लगता है हम खाना भी नहीं खा रहे होंगे आज से कोई 20-25 साल के बाद। हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे पास जेब में 2-3 गोलियां होंगी, हम एक नाश्ते में खा लेंगे, एक दोपहर में खा लेंगे और एक और हमारी एनर्जी की नीड्स पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो ये समझती है कि जिस तरह का हम माहौल है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेस जिस तरह से आ रही है, वो कहती है मम्मा लैंड्स पे खुराक नहीं होगी, यानी हमारी लैंड्स इस काबिल नहीं होंगी कि हम वहाँ से खुराक उगा सकें। तो उसे ऐसा लगता है कि फिर हमें ये आर्टिफिशियल तरीके पे, साइंटिफिक तरीके पे जाना पड़ेगा कि हम इस तरह से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात लेकिन करें। मुझे लगता है उस्मा कि मुझे किसी दिन तुम्हारी बेटी का भी इंटरव्यू करना होगा कि वो 2050 के बारे में कैसा सोच रही है। थैंक यू वेरी मच कि तुमने इतनी रोशनी डाली और इतना बड़े अच्छे तरीके से तुमने समझाया कि 2050 हमारे लिए कैसा होगा। और बॉटम लाइन ये है कि 2050 तुमने ये कहा कि हमारे लिए बेहतर होगा, और हम इंशाल्लाह अज़ीज़ आज से उम्मीद अच्छी रखनी है, आज से बहुत बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।